इस सरकार की 5 बड़ी उपलब्धि गिनाना मैं शुरू कर रहा हूं। उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि, किसी सरकार की प्राथमिकता हमेशा वो चाहे घोषणा पत्र के माध्यम से हो, चाहे सरकार की जो इच्छा शक्ति होती है उसके माध्यम से हो, वो सरकार जिन बड़े मुद्दों में असफल हुई है। छत्तीसगढ़ के आप कल्पना करेंगे कि 3.5 साल आते आते 16 लाख गरीब परिवार, 16 लाख गरीब परिवारों के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना बनना था, सिर्फ इसलिए नहीं बन पाया कि 40% मैचिंग ग्रांट राज्य सरकार देने में असफल रही। हिंदुस्तान में और किसी राज्य में नहीं हुआ कि इतनी बड़ी योजना और उसको पूरा तरीके से खारिज कर दिया जाए। इससे बड़ा अहित छत्तीसगढ़ का कभी नहीं होगा कि 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आता गांव में, गरीब के घर में रोशनी आती, पानी की व्यवस्था होते, बेहतर जीवन जीता, उस योजना को क्रियान्वयन यदि कर लिए होते। दूसरी महत्वपूर्ण इसको गिनाते हैं और उपलब्धि के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इस सरकार के आते ही एक जो वर्क कल्चर छत्तीसगढ़ का था वो तहस नहस हो गया। कैसे सर? वर्क कल्चर, आज ये स्थिति है छत्तीसगढ़ में कि आप कलेक्टर एसपी के पोस्टिंग, और जब पोस्टिंग में जैसे आईपीएल में ऑक्शन होता है, उस प्रकार से यदि कलेक्टर एसपी के पोस्टिंग में बोली लगाई जाएगी तो उस राज्य के प्रशासन की क्या स्थिति बनेगी, कहां तक वो प्रशासन पहुंचेगा। ये स्थिति पॉलिसी पैरालिसिस, यहाँ पे क्रियान्वयन में पूरी तरीके से सरकार सभी क्षेत्रों में फेल रही है। ये बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। डॉक्टर सिंह, आप जो बातें कह रहे हैं, क्योंकि मैंने रजत के साथ सीएम भूपेश बघेल को सुना था, उन्होंने रजत के एक सवाल के जवाब में कहा था, और मैं उनको कोट करता हूं, दुर्भाग्य से छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहे, जिनके पास न विजन था न सोच। वही मैं बता देता हूं, वहीं से मैं बात शुरू करने वाला था कि जिस छत्तीसगढ़ के निर्माण के 3 साल बाद मुझे अवसर मिला, आप कुछ आंकड़े तुलनात्मक देख लीजिएगा ना, मैं जो बता रहा हूं उसके बाद तुलना कर लीजिए। 9,000 करोड़ का बजट हुआ करता था छत्तीसगढ़ का, 15 साल के मुख्यमंत्री रहते थे, 9,000 करोड़ का बजट बढ़ के 93,000 करोड़ तक पहुंचा। ये छत्तीसगढ़ के आर्थिक स्थिति के बारे में चित्रण मैं इसीलिए कर रहा हूं कि वो छत्तीसगढ़ जो पलायन करने वाला छत्तीसगढ़ कहलाता था, वहां रोजगार के अवसर कैसे मिले। 38,000 करोड़ के जीडीपी बढ़ के 2,90,000 करोड़ की जीडीपी बढ़ा। पर कैपिटा इनकम जो छत्तीसगढ़ का 8-9 हजार में टिक जाता था, वो 70 से 80 हजार रुपये तक पहुंचाने का काम किया। छत्तीसगढ़ में जो हालात थे उस दौर में, मैं बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद आज तक कांग्रेस की सरकारें रही, 1,200 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थी छत्तीसगढ़ में। हमारी सरकार आई 15 साल, 22,000 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का निर्माण हमने किया। ये तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है कि 222 कॉलेज से बढ़ के 468 महाविद्यालय हो जाए, एक नर्सिंग महाविद्यालय से बढ़ के 86 नर्सिंग महाविद्यालय की स्थापना हो गई। ये छत्तीसगढ़ में पॉलिटेक्निक और का स्थिति ये थी कि 11-12 थे, बढ़ के 70-80 तक पहुंचाने का काम किया। सारे नेशनल इंस्टीट्यूट आए उस दौर में, आईआईटी आया, आईआईएम आया, एनआईटी आया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आया, सारे संस्थान आए। ग्रोथ छत्तीसगढ़ का दिखता है। छत्तीसगढ़ में कोई सिस्टम नहीं था, पीडीएस का सिस्टम हमने दिया। और सबसे बड़ी बात, जो छत्तीसगढ़ का गरीब पलायन कर जाता था, उस छत्तीसगढ़ के 70 लाख लोगों के लिए यदि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी योजना, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने भी तारीफ किया, 1 रुपया किलो चावल, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा हमने देने का काम किया। ये अपने आप में न केवल खाद्यान्न सुरक्षा, हमने पोषण सुरक्षा कहा, उसमें चावल भी दिया, चना भी दिया, नमक भी दिया, उनके लिए एक बेहतर व्यवस्था बनाने का काम छत्तीसगढ़ में किया। तो छत्तीसगढ़ के उस 15 साल में छत्तीसगढ़ एक विकसित छत्तीसगढ़ के दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ गया, जहां पलायन की तकलीफ से छत्तीसगढ़ को मुक्त हो, धान की खरीदी की पूरी व्यवस्था हमने बनाया, पीडीएस का सिस्टम हमने बनाया। इन सिस्टम को बनाने में जो 15 साल की मेहनत की, वो सिस्टम अब बिगड़ता जा रहा है। ठीक है सर, इश्यूज क्या होंगे इस बार इलेक्शन के? 3 बड़े मुद्दे जिसको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे।
बड़े इशू तो रहेंगे। छत्तीसगढ़ का जो डेवलपमेंट इस 3.5 साल में रुक चुका है। गांव में आप जाइए, न सड़क, न पुल, न पुलिया, न स्कूल, न अस्पताल, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। नए सड़क की बात छोड़िए, यदि छत्तीसगढ़ में 60,000 किलोमीटर सड़कें हैं तो उसके रिपेयर के लिए भी जो सरकार पैसा ना दे सके, एनुअल रिपेयर के लिए जो फंड की व्यवस्था ना कर सके, वो सरकार की स्थिति आज छत्तीसगढ़ में बनी है। इशू करप्शन का है। इशू सार्वजनिक चर्चा में ये कैसे आता है कि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कोयले पर प्रति टन 25 रुपया की वसूली होती है। रेत और शराब माफिया छत्तीसगढ़ में काम कर रहा है। ये इशू अपने आप में नीचे से लेकर पटवारी से लेकर कलेक्टर तक, यदि आप व्यवस्था को ठीक नहीं करेंगे तो गांव के हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। इन इशू पे हम चुनाव की दृष्टि से जाएंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार घोटाले की सरकार है, भ्रष्टाचार करने वाली सरकार है। जनता के लिए उनको कोई, आज उन्होंने वादा किया बेरोजगारी भत्ता देंगे, 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता की बात हुई। 4.25 साल हो गए, कोई बेरोजगारी भत्ता आज तक नहीं मिला। इन्होंने वादा किया था जन घोषणा पत्र में पूरी शराबबंदी कर देंगे। आज शराबबंदी छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ। घर पहुंचा के सेवा, रोजगार किसमें मिल रहा है? नागरिकों को घर पहुंचाकर शराब पहुंचाने का रोजगार मिल रहा है। ना शिक्षकों की भर्ती घोषणा 4.25 साल बाद होने के बाद उन्हें होश आया तो कल बोले कि हम 12,000 शिक्षक भर्ती करेंगे। 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती हमने की। 70,000 पुलिस बल में संख्या बढ़ाने का काम किया, पुलिस में भर्ती हमने का काम किया। ये रेगुलर प्रोसेस होते हैं। डॉक्टर साहब, मुद्दे जब तीखे होते हैं तो जनता तक पहुंचाने में उसको जोर लगाता है कोई भी पार्टी का नेतृत्व। मेरा सवाल आपसे है कि छत्तीसगढ़ के ही कुछ नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, कई लोग सब ये एक आक्रामक नेतृत्व की मांग कर रहे हैं जिसकी बात हाईकमान तक भी जाती है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए, जहां पर भूपेश बघेल एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं, आपको आक्रामक नेतृत्व की जरूरत है? छत्तीसगढ़ का नेतृत्व, वो चाहे प्रदेश के हमारे पदाधिकारी हों और प्रदेश का जो हमारा 15 साल जो टीम ने काम किया है, आज भी वो टीम जिसने विकास किया, जिसने डेवलपमेंट में अपनी भागीदारी निभाई, आज उनका लीडरशिप में अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर तरीके से काम हो रहा है। और छत्तीसगढ़ का ऊपर से लेकर नीचे तक जो कंप्लीट जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप है वो बहुत मजबूत है। इसमें कहीं कोई चिंता की बात नहीं होगी। नहीं, उसमें रमन सिंह जी एक सप्लीमेंट्री भी है मेरा, क्योंकि हमेशा मुख्यमंत्री का एक चेहरा आगे होता है। 15 साल आपने लीड किया है सर, आक्रामकता की राजीव बात कर रहे हैं, तो क्या फिर से आपका ही चेहरा आगे होना चाहिए? क्योंकि पैन छत्तीसगढ़ आप देखिए, जो आदमी 15 साल मुख्यमंत्री रहा हो वो बाय डिफॉल्ट सबसे बड़ा चेहरा होता है। मैं समझता हूं कि ऑर्गेनाइजेशन में मुझे सम्मान दिया। आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व मेरे पास है जी। छत्तीसगढ़ में मैं विधायक बन के जीत के राजनांदगांव विधानसभा से आया, तो मुझे 15 साल काम करने की वजह से आज एक राष्ट्रीय नेतृत्व में संगठन की जवाबदारी है। जहां तक सवाल है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो आपको मैं याद दिला दूं कि छत्तीसगढ़ या देश में कहीं भी, उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया जाए, मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम से चुनाव नहीं लड़ा जाता। मुद्दों के आधार पर हम लड़ेंगे और जिस दिन बहुमत के हमारे विधायक आ जाएंगे, 1 घंटे में मुख्यमंत्री का चयन हो जाता है। इसलिए कोई चेहरे को सामने रखकर चुनाव नहीं, मगर जो वर्तमान लीडरशिप है उन सबका चेहरा सामने रहेगा। राजनीतिक आरोपों की बात अभी कर रहे थे, इस वक्त इशारा दे रहे थे रजत। मैं उसी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के वाक युद्ध को सामने रखना चाहूंगा। एक लंबा वक्त आपने गुजारा है छत्तीसगढ़ की राजनीति में। चावल बाबा के नाम से आप दूर दराज के इलाकों में जाएं तो आपका नाम अगर नहीं बोल पा रहा है आम जनमानस, तो चावल बाबा के नाम से आपको जानता होगा। लोग आपको इतनी नजदीक से जानते हैं, तब राजनीति करवट लेती है और आप पर कुछ ऐसे आरोप लगते हैं जिनको आज इस मंच से दोहराया भी सीएम भूपेश बघेल ने। आपको क्या होता है कि आप सार्वजनिक जीवन से संन्यास की बात तक सामने रख देते हैं? जिस प्रकार की मुद्दों को राजनीति के तहत उछाला जा रहा है, 4.25 साल हो गए भूपेश जी को बैठे हुए, बार बार मुद्दे को उछालते हैं और पेपर में देते हैं, अरे सरकार इनकी है, मुख्यमंत्री इनका है। 1 पैसे का, 1 रुपये का करप्शन किसी मामले में दिखाने का हिम्मत तो करें। भूपेश बघेल का चरित्र ये है कि नान के मामले में आरोप लगाते हैं नागरिक आपूर्ति निगम में, और जब ये नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ में रहते हैं
तो उस नान के दोनों वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं कि टुटेजा और शुक्ला जी को, इनको ईडी के द्वारा जांच कराया जाए, ये नान के मामले में अपराधी हैं। आज वही अधिकारी जिसके बारे में भूपेश बघेल ने ईडी को पत्र लिखा था, वही अधिकारी आज बैठे सर्वोच्च पद में बैठे हुए नान के मामले में सुप्रीम कोर्ट में केस को लेट कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि सरकार जबरदस्त हस्तक्षेप कर रही है केस को आगे बढ़ाने के लिए। ये सारे मामले छत्तीसगढ़ की जनता, आपने पौने 4 साल में क्या किया? पौने 4 साल में यदि एक भी मामले में 1 रुपये का भी करेक्शन दिखाए तो मैं कह सकता हूं कि कुछ आरोप हो, सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए आरोप लगे। ठीक है सर, उसमें एक एड ऑन था, उन्होंने कहा मैंने होम मिनिस्टर को लेटर लिखा है और कहा है कि भाई रमन सिंह जी के लड़के की जांच होनी चाहिए चिट फंड मामले में, पहला। और दूसरा पार्ट उसका ये कहा कि साहब ईडी जो भी कार्रवाई करती है वो कांग्रेस के खिलाफ करती है, बीजेपी की अगर शिकायत है तो वहां क्यों नहीं कार्रवाई होती है? प्राइमरी मामला है, किसी सरकार में यदि कोई मामला आता है तो एक एफआईआर दर्ज होता है। एफआईआर के आधार पे उस सरकार के पुलिस और प्रशासन काम करती है। यदि चिटफंड के मामला में भी एफआईआर हुआ और पौने 3 साल पौने 4 साल होने के बाद भी आज पूरे के पूरे मामले में जो ये बात करते थे वो झूठा साबित हो चुका। इन्होंने पनामा के विषय को लेकर बात की, आज भी बोले होंगे। पनामा के मामले में टीएस सिंहदेव और ये भूपेश बघेल सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को निरस्त कर दिया। न्यायालय ने जब सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया, उसके बाद उस तथ्य और मुद्दे के लिए बोलने के लिए क्या इनके पास प्रमाण है? चिटफंड में क्या प्रमाण है, जबकि न्यायालय से सारे मामला समाप्त हो चुका है। ठीक है, गोधन न्याय योजना की आज जो बात कर रहे थे, इसी मंच पर बैठे हुए थे और उन्होंने सीधा सीधा बीजेपी को निशाने पर लिया कि बात तो बहुत करते हैं, गौ माता के ऊपर राजनीति करते हैं, लेकिन गौ माता को लेकर काम कुछ नहीं किया। इन्होंने अद्भुत योजना बनाई, गौठान बना दिए पूरे छत्तीसगढ़ में, और गौठान ऐसे बनाए कि एक भी गाय वहां नहीं रहती। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं ताकि लोगों को समझ में आ जाए। एक मेरे विधानसभा का एक बड़ा गांव है टेढ़ेसरा, जिसकी आबादी 7-8 हजार है। उस 8 हजार की आबादी में मैं घूमने मिलने गया, जनसंपर्क करते करते मैंने कहा चलो भूपेश जी बहुत बोलते हैं, गौठान देखा जाए। गौठान में गए, पूरे गौठान घूमे, तो मैंने कहा एक भी गाय जानवर कुछ नहीं दिख रहा है क्या एक गौठान? बोले साहब 2.5 साल से गौठान बना है, 70 लाख रुपया खर्च हो चुका है, एक भी गाय का बछड़ा नहीं आया अंदर में, और हजारों लाखों रुपया का गोबर बेच रहे हैं, गाय नहीं, बछड़ा नहीं। मैंने कहा फिर गाय का पूजा कैसे करते? तो फोटो बना के रखे। बोले इसका पूजा कर लो, मैं जाके वहां पूजा करता हूं। यानी अब मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं, हर गांव की वही कहानी। 70-80 लाख रुपया गौठान में लूट लिया गया, और गौशाला से गोबर आता है। आज तक गौशाला से दूध आता था ना, तो गौशाला से गोबर खरीदते हैं, उस गोबर खरीद को मिट्टी मिला के ये खाद जो बना रहे हैं। आप पूरे गांव की हालत देख लो, जितने भी इन्हें गौठान में जितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। लालू यादव ने जो चारा घोटाला किया, ये गौठान में जब समय आएगा उससे बड़ा घोटाला। 75 लाख। आप अगर सरकार में आएंगे तो उसकी जांच कराएंगे? जांच होगी, और जांच में निश्चित रूप से सारे करप्शन के मामले, किस मद से खर्च हो रहा है, किस किस मद से उसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है, पूरा कोई हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं समझते। डॉक्टर साहब, मैं संख्या बल के आंकड़े को अब आपके सामने रखना चाहूंगा। ये छत्तीसगढ़ है जहां आपने सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री पद पर अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं, लेकिन आज का आंकड़ा देखा जाए, रजत भी बात कर रहे थे, 71 के करीब संख्या बल कांग्रेस का है। उपचुनाव भी वो जीतने की बात करके गए यहां से। ऐसा क्या हुआ कि अगर आपने इतने ज्यादा जनता के सामने बातों को रखा, जमीन पर उतारा, तो छत्तीसगढ़ की जनता आपसे विमुख है? देखिए, वो एक मुद्दा ऐसा था जिसके बारे में आज स्पष्ट मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में सारे डेवलपमेंट काम हो रहे थे, मगर धान खरीदी के लिए 2500 रुपया की योजना एक ऐसी योजना थी जिसको जनता को लगा, और इन्होंने जो जन घोषणा पत्र बनाया था वो जनता के आंख में धूल झोंक कर, झूठे वादे करके, जनता को भ्रमित करके वोट लेने का काम किया। और आज मैं ये कह सकता हूं कि वो जो जन घोषणा पत्र के सारे वादे, और जन घोषणा पत्र के निर्माता कौन थे? टीएस सिंहदेव। आज वो उसी विभाग से, उस विभाग का सीनियर मोस्ट मंत्री इस्तीफा देता है कि मैं शर्मिंदा हूं कि मेरे पंचायत ग्रामीण विभाग के मंत्री रहते
16 लाख आवास बनाने में असफल हो गया हूं, छत्तीसगढ़ में 10,000 करोड़ का इन्वेस्ट लाने में असफल हो गया हूं, मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर रमन आरोप नहीं लगा रहा है। उनके मंत्रिमंडल का दूसरे नंबर का मंत्री बोलता है कि सरकार में रहने का क्या फायदा जब गरीबों के लिए काम नहीं हो रहा है। ये इतने बड़े आरोप जब लगते हैं, और वो जन घोषणा पत्र जिसे झूठ का पुलिंदा मैं कहता हूं, 2,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी कि उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे, 2 साल का बोनस देंगे, वृद्धावस्था विकलांग पेंशन में वृद्धि करेंगे, शिक्षा कर्मी से लेकर पंचायत कर्मी से लेकर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी से लेकर संविदा कर्मचारी सबको रेगुलर कर देंगे। आज सब सड़क में बैठे, आज सब ये आंदोलन कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में पूरा हिसाब किताब कर लेंगे। जितने झूठ बोले थे, जितने वादे जन घोषणा पत्र में किया था, वो एक एक वादे को लेकर जनता इनसे सवाल पूछेगी। और आने वाले समय में इस निश्चित रूप से वो जन घोषणा पत्र जो इन्होंने निकाला था, जिसके आधार पर सत्ता में आए हैं, वही आज उनकी हार का सबसे बड़ा कारण होगा। ठीक है सर, मध्य प्रदेश में हमने देखा जीती कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग हुए, सरकार गिरी, बीजेपी ने सरकार बनाई। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल सामने, आप देखिए शिंदे साहब अलग हुए, बीजेपी ने समर्थन दिया, सरकार बनी। बार बार बातें यहां पे भी चलती हैं कि राजनीतिक अस्थिरता छत्तीसगढ़ में, उसको लेकर आपका कमेंट सर। देखिए, धीरे धीरे लोग खुल के सामने आने लगे। शुरुआत टीएस सिंहदेव ने कर दिया, और आगे आगे आप देखते तो जाइए, अंदर जितना गुबार है, जितने नाराजगी है, यदि पूरा का पूरा प्रशासन तंत्र एक व्यक्ति पे सिकुड़ जाता है तो निश्चित रूप से उसके प्रतिक्रिया होती है, और प्रतिक्रिया आने शुरू हो गई। पहला उदाहरण टीएस सिंहदेव है, जो कहता है कि रूल ऑफ बिजनेस के तहत मुझे अपने विभाग में निर्णय लेने का अधिकार भी नहीं दिया गया था। अब एक मंत्री जो सबसे सीनियर है उसको अधिकार नहीं है, तो फिर बाकी मंत्रियों की क्या अंदरूनी हालत होगी, आप समझ सकते हैं। आप संपर्क में हैं सर टीएस सिंहदेव, कोई बातचीत आपकी हुई? क्योंकि देखिए, अब जो मॉडल हमने देखा, क्यों बार बार लोग कहते हैं कि विधायक बुलाए गए हैं, विधायक होटल में जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कोई संपर्क सूत्र आपके पास हो? नहीं, ऐसा काम मैं नहीं करता। ठीक आप ना करते हो, संपर्क बने रहते हैं, राजनीति में दरवाजे बंद नहीं होते। संबंध सबसे अच्छे होते हैं, संबंध हमेशा अच्छा होना चाहिए। राजनीति अपन करते रहते हैं, मगर जहां अपने व्यवहार और संबंध का है, तो सबके साथ वही व्यवहार है। जब मैं मुख्यमंत्री था, आज एक विधायक हूं, उसी आधार पर मेरा व्यवहार है, और बाकी लोगों का भी मेरे साथ वही व्यवहार है। अच्छी बात तो यही। डॉक्टर साहब, एक सवाल कई लोगों ने पूछा, और आप यहाँ पर हैं, बेहतर जवाब देंगे। एक लंबा वक्त मुख्यमंत्रित्व काल आपका रहा है। 2018 में सोचते हैं कि चूक आपसे कहां हुई थी? मैं मुद्दा बता रहा था ना कि जो धान खरीदी के विषय में 2,500 रुपया की जो घोषणा हुई, उसका एक बड़ा असर किसानों के अंदर पड़ा, और वो पूरी तरीके से वोट की जो कांग्रेस के पक्ष में इतनी बड़ी सफलता मिली है, तो एक बड़ा इशू किसानों को उस 2,500 की योजना में निश्चित रूप से बड़ा लाभ कांग्रेस को मिला। ठीक है सर, अग्निपथ पर भी आपका कमेंट, क्योंकि बहुत देर तक बात हुई भूपेश बघेल जी से। कहा साहब देखिए, आदमी बूढ़ा होता है तब रिटायर होता है, आप 4 साल में रिटायर कर देंगे, अग्निवीर बना देंगे। उन्होंने खूब विरोध किया उसका। इनका काम सिर्फ एक है, कोई भी योजना आए उस योजना का विरोध करना है, उस योजना की गहराई तक जाना नहीं। जीएसटी कोई भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी ने जीएसटी नहीं लाई थी। जीएसटी उसके 15 साल पहले प्रोसेस में था, और उस जीएसटी के लिए लगातार डिस्कशन चलता रहा। मुझे लगता है कि जीएसटी का भी जब विरोध शुरू हुआ, जबकि उस जीएसटी को लाने में सभी लोगों का साथ था। अग्नि दूत के नाम से जो बात आप बता रहे हैं कि 4 साल के लिए भर्ती होती है और 4 साल बाद बच्चा क्या करेगा, तो ये निश्चित रूप से एक नया प्रयोग सेना में कि यूथ नई टीम आए, एवरेज एज कम हो, नए लड़कों को अवसर मिले, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेना में रहने का अनुभव मिले, और वहां से निकलने के बाद जो 4 साल वहां से करके निकलेंगे, देशभक्त सैनिक के रूप में निकलेगा। उसके पास बहुत सारे काम करने
बढ़ने के रास्ते खुले। सर, जो दूध और छाछ पैक्ट वाली है उस पर जो जीएसटी बढ़ाया गया और लगाया गया, उसका विपक्ष जो है वो विरोध कर रहा है, उसको जायज मानते हैं आप? कुछ मामले ऐसे हैं जिसपे हम बहुत ज्यादा सहमत भी ना हो, तो फिर से आग्रह करते हैं कि ऐसे मामले को पुनर्विचार करें। तो ये बहुत जरूरी जो आइटम होगा उसमें आग्रह कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे कुछ देर पहले सीएम भूपेश बघेल यहाँ थे और उन्होंने बहुत ज्यादा कई बार इस बात पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि ये छत्तीसगढ़ मॉडल है। हम गुजरात मॉडल सुनते रहते थे और छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करते करते वो आने वाले दिनों में एक अपनी जीत का खाका तैयार करने की बात कहते नजर आए। क्या है छत्तीसगढ़ मॉडल? छत्तीसगढ़ मॉडल जो भूपेश जी अपना मॉडल बता रहे हैं, वो मॉडल लोगों के लिए सीधा सीधा धोखा देने का मॉडल है, झूठ के आधार पे खड़ा होने वाला मॉडल है। डेवलपमेंट कागज पे नहीं होता, जवान पे डेवलपमेंट नहीं होता, वो सड़क पे दिखता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की जब कल्पना होती है छत्तीसगढ़ को, आप ये तो बात करें कि आपने पर कैपिटा इनकम कितना बढ़ा दिया, छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने कितना इन्वेस्ट कर दिया, कितने हजार किलोमीटर नई सड़कें बना दी, नए पुल बना दिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना दिया। इस विषय पे बात करके छत्तीसगढ़ मॉडल, गोबर बेचने का मॉडल बना रहे हैं छत्तीसगढ़ में, गौमूत्र बेचने का मॉडल बना रहा है, ठीक है, उसमें कोई नुकसान नहीं है, मगर जो काम जो आने वाली पीढ़ी को रोजगार से जोड़ने वाला काम है उसके लिए एक मॉडल लेके आइए ना। छत्तीसगढ़ एक 20 साल का राज्य हो गया है, जहां उम्मीदें हैं, जहां काफी लंबी छलांग लगाने की तैयारी है, उस छत्तीसगढ़ का जो बेसिक काम है उस काम पे ध्यान देना चाहिए। ये प्रचार ही है कि आप ये मानते हैं? ये विशुद्ध प्रचार ही है, कागज पे है और कागज पर सारी बातें हो रही हैं। ठीक है सर, इस वक्त बिल्कुल सशक्त और शक्तिशाली आपकी पार्टी चल रही है। आप देखिए, बैक टू बैक चुनाव बीजेपी जीत रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जो लीडरशिप है, जो डिसीजंस है, वो विपक्ष कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर हुआ। आप देश भर में अगर आप देखेंगे रिकॉर्ड्स 14 के बाद से, तो एक के बाद स्टेट बाय स्टेट मिला है। क्या यहां पे भी आपको लगता है कि वही इफेक्ट है इस चुनाव में, या यहां पर लोकल मुद्दों पर चुनाव होंगे, लोकल चेहरों पर चुनाव होंगे, या फिर वो इफेक्ट यहां पर भी रहेगा? देखिए, देश में राजनीति में परिवर्तन आने की प्रक्रिया इस दशक के राजनीति के बाद हो रहा हूं। 2014 से मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ। आप कल्पना करिए, 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उस समय दिल्ली की हालत ये थी कि 15-16 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, हम 7 राज्य तक सीमित थे। 2014 से 18 और 18 से आज तक आते आते भारतीय जनता पार्टी 7 से बढ़ के 18 में हो गई। अब कांग्रेस 15-16 से घट के 2 राज्यों में आ गई। 556 विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें से 56 विधानसभा में कांग्रेस जीती। इतना बड़ा उत्तर प्रदेश के जो हालात थे और बाकी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ते बढ़ते 14 से जो अभी तक पहुंचा है, तो आज मैं ये कह सकता हूं कि इसके पीछे मोदी जी की तपस्या, उनकी मेहनत, उनका परिश्रम और जो आम आदमी के जीवन में परिवर्तन लाने वाली योजना, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि ऐसी योजना का निर्माण मोदी जी ने किया जो आज देश के अंदर देखा जाए 45 लाख खाते खुलते। अब खाते खोलने का मजाक उड़ाया करते थे लोग, आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में 22 लाख करोड़ जब ट्रांसफर होता है, घर घर में 11 करोड़ घरों में शौचालय, 9 करोड़ लोगों के गैस के सिलेंडर दिए जाते हैं, घर घर में उनके निर्माण के लिए 3 करोड़ 20 लाख आवास की योजना बनती है, विद्युतीकरण का काम होता है, 80 करोड़ लोगों को 24 महीने राशन की व्यवस्था होती है, 200 करोड़ लोगों को निःशुल्क कोविड का वैक्सीन लगाने की व्यवस्था होती है। तो ये मोदी जी का चमत्कार है कि गरीब से गरीब आदमी, जो कल्पना नहीं कर सकते लोग, वो मतदान में मोदी जी के लिए वोट डालने के लिए इसलिए आते हैं। उसके जीवन में एक व्यक्ति को यदि आवास मिल जाता है, गरीब को, उसके घर में बिजली आ जाती है, उसके घर में शौचालय पहुंच जाता है, उसके घर में गैस सिलेंडर पहुंच जाता है, उसके बच्चे के लिए बेहतर स्कूल की व्यवस्था हो जाती और राशन की व्यवस्था हो जाती। ये मूलभूत 5 काम करने की वजह से मोदी जी आज जहां हैं, और मैं आपको आज यहां इस मंच से कहना चाहता हूं पूरे विश्वास के साथ कि 2024 का इलेक्शन आएगा, इस देश में एक नया कीर्तिमान बनेगा।
मोदी जी लगातार तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तय हो चुका। सर लेकिन जो स्टेट वाली बात आपने कही, ठीक है, डाटा वाइज जो आपने बताया बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन कांग्रेस इस बात को कहती है कि साहब हमारे ही चेहरे हैं, आप ईडी सीबीआई से डराते हैं, अपनी तरफ लाते हैं। बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन है, सारे दाग खुल जाते हैं। असम में आपने हेमंता को ले लिया, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लीडर को ले लिया, यहां पर भी जुग्गत जारी है। महाराष्ट्र में शिंदे साहब अलग हो गए, मध्य प्रदेश में आइए ज्योतिरादित्य सिंधिया, यूपी में जाइए जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह। कहा साहब वॉशिंग मशीन है, सारे दाग धुल जाते हैं। आप ईडी की बात शुरू कर दी है। ईडी के लिए जो आज पूरे देश में जो मामला चल रहा है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी जब छत्तीसगढ़ में नान के नाम से नागरिक आपूर्ति निगम के घोटाले की बहुत बड़ी बात होती थी, उन्होंने पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को कि हमारे ये दो भ्रष्ट अधिकारी हैं, और उसमें टीएस सिंहदेव का भी हाथ था कि इनका जांच ईडी से कराया जाए। ये मांग करने वाले भूपेश जी, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ईडी पूछताछ करती है, जब ये मुख्यमंत्री रहते हैं, अमित शाह से पूछताछ करते हैं, उनके पास ईडी की बुलावा आता है। मगर आज आप देखेंगे कि ईडी का बुलावा यदि राहुल और सोनिया का आता है तो पूरे दुनिया को सिर में उठा लेते हैं। मोदी जी को बुलाया था 7 घंटे के लिए, कोई हल्ला हुआ, कोई प्रदर्शन हुआ? एक न्यायालयीन प्रक्रिया में उनको बताना पड़ेगा कि नेशनल हेराल्ड के मामले में शेयर का ट्रांसफर कैसे हुआ, 50 लाख रुपया में यंग इंडिया कंपनी को कैसे चला गया, हजारों करोड़ की संपत्ति, जवाब तो देना ही पड़ेगा। चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे सोनिया गांधी हो, जवाब ईडी के सामने जाके देना पड़ेगा। और जब आप सच्चे हैं तो फिर डरने की क्या जरूरत है? मैं तो बोलता हूं चोर मचाए शोर, ज्यादा हल्ला करने से क्या होता है? ये सवाल जो आप कह रहे हैं, सवाल पूछे भी गए हैं, सीएम भूपेश बघेल से सवाल पूछे हैं हम लोगों ने। मैं अपनी टैगलाइन पर आता हूं, हमारी टैगलाइन है गढ़गे नवा छत्तीसगढ़। क्या आज नवा छत्तीसगढ़ है, या जो आप छोड़ के गए थे उससे भी नीचे आ चुका है? सारे इंडिकेटर बताते हैं कि जहां पे छत्तीसगढ़ को हमने छोड़ के आया था, उस छत्तीसगढ़ को इस 3.5 पौने 4 साल में तबाही किया गया। आईएमआर का मामला हो, एमएमआर का मामला हो, कुपोषण का मामला हो, देश में हम पीडीएस के मामला में 1 नंबर पे हुआ करते थे पूरे हिंदुस्तान में। सुप्रीम कोर्ट हमारी तारीफ करता था पीडीएस का, आज वही पीडीएस सिस्टम में हम 16वें नंबर पे आ गए हैं। नीति आयोग अपने रिपोर्ट में बोलता है कि छत्तीसगढ़ सारे इंडिकेटर में फेल हो गए। जिस नीति आयोग में हम पहले, दूसरे, तीसरे नंबर में हुआ करते थे, आज 14वें और 15वें नंबर पे एआर हैं। आवास के मामले हिंदुस्तान के हम सबसे पीछे हैं। गरीबी उन्मूलन के प्रोग्राम में हम सबसे पीछे हैं। डेवलपमेंट के इंडिकेटर में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ सबसे पीछे है। तो ये 3.5 पौने 4 साल में और क्या हुआ? ये सारे आंकड़े जो देश देखती भी है और जनता भी देखती है, वो जानती है कि सिर्फ कागज में विकास दिख रहा है, धरातल पे सच्चाई अलग है। ठीक है सर, एक आरोप ये भी है कि धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है देश में। कहा साहब बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति करती है, पोलराइज कर देती है, हिंदू मुस्लिम कर देती है, इसलिए चुनाव जीत जाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने जन्म से, जनसंघ से लेकर आज तक इतनी लंबी यात्रा हुई, धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होती। मगर आस्था और विश्वास जब करोड़ों लोगों को जहां से जुड़ा है, उस आस्था के प्रतीक चिन्ह को सम्मान दिलाने का काम यदि कोई पार्टी डंके के चोट में करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। हम कहते हैं राम जन्मभूमि का बनना, राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, ये ऐसा बदनुमा दाग था हिंदुस्तान के ऊपर, उसको मिटाने के लिए यदि पार्टी उसको एक मुद्दा बना के काम करती है तो उसमें काहे के लिए पश्चाताप? जो अच्छे काम है वो करेंगे। और नेशन फर्स्ट, देश सबसे पहला है हमारे लिए, देश से आगे और कोई नहीं। और यही मोदी जी कहते हैं कि देश के विकास और तरक्की के लिए काम करेंगे, तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए और काम सबके साथ जुड़ के होना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी की साफ सोच है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, और न धर्म के आधार पर हम वोट मांगते। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसी सवाल को, उसके जवाब को जोड़ते हुए कहा कि अगर मैं उम्मीद लगाऊं तो मैं अगर 71 पे हूं तो आने वाले चुनाव में हम 71 से ज्यादा जाएंगे, उससे कम तो नहीं जाएंगे, क्योंकि जनता के नजदीक हैं और बीजेपी यही करती है। क्या सर इसी में एड ऑन है, एक कांग्रेस ने भी पुश दिया सर भूपेश बघेल को, देश भर में प्रचार किया,
जहां जहां बड़े स्टेट्स थे वहां गए, यूपी में हालांकि सीट्स नहीं मिली लेकिन कैंपेन किया। तो जो ब्रांडिंग ऑफ भूपेश बघेल है, आपको लगता है वो नेशनल लेवल पर कांग्रेस ने बड़ी अरे चमत्कारिक पुरुष है भूपेश। उत्तर प्रदेश गए महाराज, उत्तर प्रदेश में गए और चमत्कार ऐसा दिखाया कि उत्तर प्रदेश ऐसा साफ हुआ कि 380 लोगों की जमानत जब्त हो गई। दूसरा चमत्कार, असम में गए, असम में सरकार बनने वाली थी, वो भी काम किया और असम में सरकार वहां से निपट गए। भूपेश बघेल गए और लौट गए। हमको बोलते हैं, हम तो मांग करते हैं कि जहां जहां चुनाव होने वाला है भूपेश को नेतृत्व दे दो, चिंता करने की जरूरत